नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना। कल हमने प्रश्नावली के बारे में चर्चा की थी। प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्रश्नावली की विशेषताएं क्या है। आज हम प्रश्नावली के प्रकार का अध्ययन करेंगे कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्नावली के प्रकार उसकी रचना, उसकी विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर निर्भर करती है। तो यहाँ हमें प्रश्नावली की रचना, विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर प्रश्नावली को कई भागों में विभाजित किया गया है। किस प्रकार और कहाँ प्रश्नावली का उपयोग किया जाएगा, ये बहुत कुछ उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने यहाँ प्रश्नावली के कुछ प्रकारों की चर्चा की है। इनमें से लुंडबर्ग ने 2 प्रकार की प्रश्नावलियाँ, तथ्य संबंधी प्रश्नावली एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली का उल्लेख किया है। इसी तरह से पीवी यंग ने प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर बंद एवं खुली प्रश्नावली तथा प्रश्नावली की संरचना के आधार पर संरचित एवं असंरचित प्रश्नावली की विवेचना की है। अन्य कुछ विद्वानों ने चित्रमय एवं मिश्रित प्रश्नावलियों का उल्लेख किया है। तो ये कुछ प्रश्नावलियों का प्रकार है जिनका संक्षेप में हम विवेचना करेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहले तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। यानी कि तथ्य संबंधी, नाम से ही साबित हो रहा है कि जो फैक्चुअल चीज़ है, जो डाटा संबंधी है, जैसे कब आप पैदा हुए, आपकी आयु क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी शिक्षा क्या है। तो ये तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं उसको तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहा जाता है। तो तथ्यों का संग्रह करने के लिए सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना, सदस्यों की संख्या, ऋणग्रस्तता आदि के बारे में सूचना संकलित करना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तथ्य संबंधी प्रश्नावली से स्पष्ट होता है कि तथ्य यानी आंकड़े एकत्रित इस प्रकार की प्रश्नावली के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह के हाँ या ना के जवाब नहीं होते, बल्कि पर्टिकुलर जो चीज़ है कि हाँ भाई किसी की जाति क्या है तो वो ही रहेगी, तो उससे संबंधित इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन तथ्य संबंधी प्रश्नावली के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब हम किसी विषय पर सूचनादाता की राय, मत, विचारधारा, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथा टेलीविज़न एवं टेलीफोन कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। अगली, संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधानकर्ता अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर लेता है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की कोई छूट नहीं होती। इसमें प्रश्नों का क्रम भी पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित एवं समरूप उत्तर प्राप्त करना है। तो आपने समझा कि संरचित प्रश्नावली किसे कहते हैं कि ये प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पहले ही कर लेता है। तो इसमें भाषा, शब्द, वाक्य आदि को पहले से ही तय कर लिए जाते हैं कि हमें किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न उत्तरदाता से पूछने हैं। तो उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करता, बल्कि प्रश्नों का भी एक क्रम होता है, क्रमबद्ध होता है। उसी के हिसाब से वो या उसी के अनुसार वो अपने प्रश्न करता है। इसमें एक समाजशास्त्री श्रीमती पीवी यंग का मत है कि संरचित प्रश्नावली वह होती है
जिसमें कि निश्चित, ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण का या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही, न कि साक्षात्कार के समय, लिखित रूप दे दिया जाता है। जब उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तर अपर्याप्त, अस्पष्ट एवं अपूर्ण होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को अतिरिक्त प्रश्नों को पूछने की छूट दे दी जाती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां औपचारिक अन्वेषण का संचालन करना हो, उनके आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना हो, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना हो या तथ्यों की पुनर्परीक्षा करनी हो। अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत होने पर भी इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रश्नों के समान उत्तर प्राप्त किए जा सके। तो हमने ये जाना कि किसी भी विषय पर लोगों की राय जानने, प्रशासनिक नीति या परिवर्तन का अध्ययन करने, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजना, लोगों के रहन सहन की दशा तथा आय और व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। आगे इसके विपरीत असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से ही प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, वरन केवल उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती है। असंरचित प्रश्नावली नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी संरचना पहले से नहीं होती, बल्कि संरचित प्रश्नावली में क्या होता है कि उस प्रश्न पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं, जबकि असंरचित प्रश्नावली में ऐसा कुछ नहीं है। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली को साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका भी कहते हैं, यानी इंटरव्यू गाइड ये भी बोला जाता है। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि वे डाक द्वारा प्रेषित की जाती है, अतः असंरचित प्रश्नावली अनुसूची का ही एक रूप होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग मनोविश्लेषणात्मक साक्षात्कारों तथा अनौपचारिक एवं गहन अध्ययनों के लिए किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली का प्रमुख गुण इसका लचीलापन है। इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के तरीकों में परिवर्तन कर सकता है। संरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर देने में बंधा होता है, जबकि असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने को अभिव्यक्त कर सकता है। सूचनादाता के विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं विचारों को जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावलियां अधिक उपयोग में लाई जाती है। अगली है बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। बंद, सीमित, प्रतिबंधित ये नाम से ही स्पष्ट होती है कि बंद यानी कि ऐसे प्रश्न जो उनका उत्तर सीमित मात्रा में देना होता है, जैसे हाँ और ना में, कि क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं तो इसका जवाब मिलेगा हाँ या नहीं। क्या आप विवाहित है तो उसका जवाब मिलेगा हाँ या नहीं। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसको कहते हैं बंद प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही उत्तर छांटकर लिखने होते हैं। इस प्रकार ऐसी प्रश्नावलियों में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं, अतः उत्तरदाता को स्वतंत्र राय देने की छूट नहीं होती और न ही उत्तर देने के लिए उन्हें अधिक सोचना पड़ता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग श्रेणीबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। हमने देखा बंद प्रश्नावली, यह क्या है? खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली से तात्पर्य क्योंकि इसमें सूचनादाता अपनी सीमित मात्रा में उत्तर ना देके वह खुलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, क्योंकि ये नाम से ही सिद्ध हो रही है कि खुली प्रश्नावली, इसमें व्यक्ति अपनी राय, अपने दृष्टिकोण खुले विचारों से प्रकट कर सकता है। तो देखते हैं इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते हैं, वरन सूचनादाता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार उत्तर दे। कई बार एक प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है। इन प्रश्नावली के प्रश्नों में काफ़ी लचीलापन पाया जाता है, जिनका उत्तर सूचनादाता अपने शब्दों में व्यक्त
करता है। अप्रतिबंधित प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों आदि की ज्ञात करने, गहन अध्ययन करने एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं संकलित करने के लिए किया जाता है। विवरणात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी ऐसी प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रश्नों के सामने उत्तर देने के लिए कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, छात्र असंतोष को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव। दूसरा प्रश्न, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो ये उत्तरदाता के लिए खुले प्रश्न होते हैं। अगली है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली यानी चित्रों से संबंधित प्रश्नावली ये किन के लिए किया जाता है कि जो व्यक्ति या जो सूचनादाता अशिक्षित हो उनके लिए चित्रमय प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन चित्रमय प्रश्नावली से एक और फायदा अनुसंधानकर्ता को होता है, क्योंकि ये क्या थोड़ी चित्रों से के माध्यम से आकर्षक लगती है। प्रश्नावली वाकई ऐसी होनी चाहिए जो आकर्षक लगे। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में ही करके उस पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली रोचक एवं आकर्षक बन जाती है, जिसके कारण सूचनादाता उत्तर देने के लिए प्रेरित होता है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त होता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वह लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर दे सके। ऐसी स्थिति में सूचनादाताओं से कम समय एवं प्रयत्न से सरलतापूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए चित्रमय प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों की भाषा भी सामान्य आदमी की समझ में आने वाली होती है। बालकों की मनोवृत्तियों को जानने एवं गूंगे तथा निरक्षर लोगों के लिए ऐसी प्रश्नावलियाँ अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। और लास्ट जो है वो मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली ऊपर वर्णित सभी प्रकार के यानी कि जो हमने इससे पहले जो 7 प्रकार की प्रश्नावली पढ़ी उन सभी का मिश्रण इसमें पाया जाता है। इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। अधिकांशतः प्रश्नावली इस प्रकार की होती है कि सामाजिक अनुसंधान में आजकल इस प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका निर्माण सुविधाजनक होता है तथा इनके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं सुगमता में से संकलित कर ली जाती है। किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में किसी एक ही प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचनाएं ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता अनुसार खुले एवं बंद, चित्रमय या संरचित एवं असंरचित प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियाँ कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए ही उपयोगी होती है तथा स्पष्ट और सटीक उत्तर के लिए उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी ये सहायक होती है। तो ये कुछ हमने प्रश्नावली के प्रकार पढ़े। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती है, उसकी रचना किस प्रकार की जाती है। धन्यवाद।